वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। तो जेट मुंबई के इंडियन इकोनॉमी के सैम्पल पेपर से ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इससे पहले कि हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें जेट मुंबई के सैम्पल पेपर के ऊपर ही आधारित थे, और अब हम आते हैं सैम्पल पेपर जेट मुंबई के अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग: ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, GLF। Great Leap Forward कैंपेन was initiated in 1958। 1958 में इस कैंपेन को शुरू किया गया था, which aimed at industrializing the country on a massive scale। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का प्रयास था वो GLF पॉलिसी के थ्रू। People were encouraged to set up industries in their backyards। तो लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को इनकरेज किया गया कि वो अपने घर के पीछे जो है बैकयार्ड्स पर इंडस्ट्रीज लगाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ज़रूर लगाएं। सीवियर ड्राउट कॉज्ड हैवक इन चाइना, किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। तो 30 मिलियन लोग जो है ड्राउट की वजह से चाइना में मर गए, सीवियर ड्राउट आया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन रसिया हैड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, जब रसिया का चीन के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ बॉर्डर संबंधित, इट विड्रू इट्स प्रोफेशनल्स। तो उसने अपने सारे प्रोफेशनल्स जो हैं जो सिखाने के लिए भेजे गए थे चाइना में, उसको विड्रॉ कर लिया, वापस कर लिया। हु हैड बीन अर्लियर बीन सेंट टू चाइना, हु हैड बीन अर्लियर बीन सेंट टू चाइना, इससे जो पहले चाइना में भेजे गए थे रसिया के द्वारा, उनको बुला लिया गया। टू हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, तो रसिया के जो एक्सपर्ट्स थे, प्रोफेशनल्स, उनको चाइना भेजा गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद के लिए। तो रसिया के साथ जो चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, उसके फलस्वरूप रसिया ने अपने सारे एक्सपर्ट्स को बुला लिए थे। ग्रेट, इसके बाद दूसरा हमारा है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, GPCR। तो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, GPCR, in 1965, Mao Zedong introduced the Great Proletarian Cultural Revolution, 1906 to 676, under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside। ठीक है, तो ये है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, GPCR, in 1965, Mao Zedong introduced the Great Proletarian Cultural Revolution, 1966 to 76, under which students and professionals were sent to work and learn from। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज एमर्ज्ड एज एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ फार्मिंग, विच इज what is organic farming? Explain any two benefits and drawbacks of organic farming। निश्चित रूप से 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ इमर्ज्ड एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वैकल्पिक जो है फार्मिंग व्यवस्था के रूप में बहुत तेज़ी से उभरा है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझाएं आप, और एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स एंड टू ड्रॉबैक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स। तो प्राकृतिक जो संसाधन है और मटेरियल जो उपलब्ध है प्रकृति में, उसकी सहायता से जो होने वाली कृषि है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा गया। अवॉइडिंग द यूज ऑफ सिस्टमेटिक केमिकल, जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं के बराबर हो, नहीं हो सॉरी
So avoiding the use of synthetic chemicals such as fertilizers and pesticides, it focuses on maintaining soil health, biodiversity, and ecological balance while promoting sustainable and environmentally friendly practices। ये कह रहे हैं कि इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। तो ये क्या करता है कि सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करता है, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल जो है पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करता है, वाइल प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो सस्टेनेबल होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। तो सस्टेनेबल का तो वैसे डिफिनेशन करते हैं डेवलपमेंट इन सच ए वे दैट नॉट ओनली द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन बल्कि एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन जो ऑल्सो फुलफिल, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस के बारे में भी कहा गया है। टू बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक, और दूसरा हेल्दियर फूड। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस हेल्प to preserve the environment by reducing pollution, conserving water and promoting biodiversity। तो ये सारे उसके बेनिफिट्स दिखाए गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ठीक है, कि किस प्रकार इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के लेवल को कम करता है, वाटर कंजर्वेशन करता है और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने वाला होता है। बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, organic farming minimizes the risk of soil and water contamination and helps to maintain a healthy ecosystem। ये कह रहे हैं कि by avoiding the use of synthetic chemicals के यूज को कम करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग minimizes the, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से सॉइल का और वाटर कंटामिनेशन दोनों को न्यूनतम स्तर पर रखने का प्रयास किया गया एंड हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी इकोसिस्टम। और ठीक है, हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में थोड़ा सा लाइन इधर हो गया। बाय अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, सिंथेटिक जो केमिकल्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मिनिमाइज कर देता है जो रिस्क है सॉइल और वाटर के ऊपर, वाटर कंटामिनेशन के ऊपर, उसको मिनिमम कर देता है। हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी इकोसिस्टम, और यह हेल्दी जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने में सहायक है। हेल्दियर फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूसेस फूड दैट इज़ फ्री from synthetic chemicals and genetically modified organisms (GMOs). This can lead to healthier and more nutritious food for consumers, as well as reduced risk of exposure to harmful substances। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है प्रोड्यूस जो गुड उससे प्रोडक्शन होता है वो सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह के से फ्री होता है और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से उससे मुक्त होता है। दिस कैन लीड टू द हेल्दियर एंड मोर न्यूट्रिशियस फूड। तो इससे जो है जो स्वादकारी कह लीजिए, स्वास्थ्यवर्धक और पुष्टिवर्धक, पौष्टिक जिसको कहते हैं, ये इस तरह के खाद्य पदार्थ मिलेंगे और जिससे हार्मफुल चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होगा, वेस्ट इस तरह के क्रिएट नहीं होंगे। इसके बाद टू ड्रॉबैक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो लोअर यील्ड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग टिपिकली प्रोड्यूसेस लोअर यील्ड्स कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड। जो कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड है उसकी अपेक्षा इसका उत्पादन थोड़ा कम होता है। दिस इज ड्यू टू द रिलायंस ऑन नेचुरल प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स। तो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से इसके प्रोडक्शन में थोड़ा सा असर पड़ता है। विच मे नॉट बी एज efficient as synthetic chemicals in promoting plant growth and controlling pests and disease। तो
जो सिंथेटिक जो या फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्रयोग से उत्पादन बढ़ता है और पेस्ट कंट्रोल वगैरह जो होता है वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, रिजल्ट थोड़ा देर से आता है। तो ये एक फ़र्क पड़ता है कि इसके उत्पादन वगैरह का। इसके बाद हायर कॉस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल फार्मिंग। तो हो गया था, ठीक है। दिस कैन मेक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, जिसकी वजह से गरीब लोग नहीं इसको कंजम्पशन कर सकते हैं। इसके बाद 32वां क्वेश्चन ग्राफिकल डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। 33वां क्वेश्चन है डज मॉडर्नाइजेशन एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना था, इसलिए इसको अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।